हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात की जाए। यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है आरओ के लिए, हालांकि अब सभी परीक्षाओं में इससे पर्याप्त प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, तो जल्दी से इन प्रश्नों को देख लें। आपने अपना पढ़ने का जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल में परिवर्तन मत कीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए। खाली समय जो बचता है, जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, खाली समय जब आप हो, जब खाना बना रहे हो, तब आप इन वीडियो को चलाकर आप प्रश्नों को देख लिया कीजिए, ठीक। और जब उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं तब इनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है। कुछ अधिनियम दिए गए हैं और वो अधिनियम कब बने थे उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है, तो इन्हें सम्मिलित करना है। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम, इसके आगे लिखा है 1980। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके आगे लिखा है 1986। चौथा है वन अधिकार अधिनियम, जिसके आगे 1973 लिखा हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था, ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। और वन अधिकार अधिनियम, या इस अधिनियम का जो पूरा नाम है वो है जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम, जो कि 2006 में बना। यह अधिनियम 2006 में बना। जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों का मान्यता अधिनियम 2006 में बना, तो यही गलत है और तीनों सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना, और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 में बना, ठीक। अगला प्रश्न है, समुद्री उत्प्रवाह क्या है। समुद्री उत्प्रवाह क्या है, इससे संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। पहला, सुनामी के समय उठने वाली बड़ी लहरें। दूसरा, बड़े समुद्री जहाज़ों से उत्पन्न हलचल। तीसरा, सतह के गर्म और पोषक रहित जल को ठंडे पोषक युक्त जल से स्थानांतरण। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु के प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर जो विद्यमान गर्म पोषक रहित जल जो है, वो वायु के प्रवाह से वो जल हट के वहाँ सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल आ जाता है। यानी वो जो सतह पे गर्म और पोषक रहित जल है, वायु उन्हें स्थानांतरित कर देती है और उनकी जगह ठंडे, सघन और पोषक युक्त तत्वों को स्थानांतरित कर देती है। यानी इसमें विकल्प ग जो है वो सही है। समुद्री उत्प्रवाह वायु द्वारा एक ऐसी घटना है जो वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म और पोषक रहित जल को हटाकर वहाँ सघन, ठंडी और पोषक युक्त जल को स्थानांतरित कर देती है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। कुछ शब्दावलियां हैं और उनसे संबंधित जो अर्थ हैं। तो शब्दावलियों में जो शब्दावलियां हैं वो हैं, पहली शब्दावली है लैक्टिक। ये मुख्यतः लैंटिक होना चाहिए, इसको आप लैंटिक पढ़ें। लैंटिक के आगे लिखा हुआ है स्थिर जल का आवास। फिर लैटिक है लोटिक के आगे लिखा हुआ है बहते जल का आवास। फिर इकोटोन, इसके आगे लिखा हुआ है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। और चौथा, पारिस्थितिकी पदछाप, इसके आगे लिखा हुआ है पारिस्थितिकी पर मानव का अधिग्रहण। अब इसमें कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कहा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो जो लैंटिक जो है, यह जल स्थिर जल के आवास जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्थिर जल के आवास से संबंधित लैंटिक है, ये सही है। लोटिक बहते जल का आवास जैसे नदी है, ठीक।
इकोटोन, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसे इकोटोन कहा जाता है। मान लीजिए एक समुदाय भी जैसे घास स्थल है, दूसरा समुदाय जंगल है, तो बीच का एक क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ कुछ घासें भी होंगी, कुछ जंगल भी होगा, तो वो इकोटोन में आएगा। ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। ये मान लीजिए वन समुदाय है, यहाँ घास समुदाय है, तो ये बीच का ये जो क्षेत्र है जहाँ पे दोनों चीजें मिलेंगी वो इकोटोन है। ठीक। पारिस्थितिकीय पदछाप, तो ये भी सही है, इकोटोन भी सही है। पारिस्थितिकीय पदछाप के विषय में कहा जाता है कि यह पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। यानी मनुष्य को अपनी जीवन शैली, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए जो भी पारिस्थितिकीय घटक है उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी पर मानव का अधिग्रहण ये गलत है। इसका मतलब है कि मानव को रहने के लिए उसकी जीवन शैली के लिए जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, जो आवश्यक चीज़ें पारिस्थितिकी से चाहिए उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इसमें महासागर ही होगा, क्योंकि महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जल्दी बदलाव नहीं होता, उसके टेम्परेचर लगभग समान होता है, 2-3 डिग्री का अंतर होता है। वो प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो या अन्य किसी भी, क्योंकि सारे महासागर जुड़े हुए हैं, तो गर्म वायु ठंडी वायु की गर्म जलधारा ठंडी जलधारा की तरफ प्रभावित होती है और उसे हटा के फिर वहाँ का टेम्परेचर लगभग समान कर देती है। ऑक्सीजन की मात्रा भी लगभग समान होती है, लवणता की मात्रा भी लगभग समान होती है। तो यह पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी माना जाता है। महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह सर्वाधिक अस्थायी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है? कुछ शब्दावलियां हैं, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है? कुछ शब्दावलियां हैं जिसमें पिक्नोक्लाइन, इसके आगे लिखा हुआ है जल निकाय में घनत्व प्रवणता। दूसरी शब्दावली है हैलोक्लाइन, जिसके आगे लिखा हुआ है जल निकाय में लवण प्रवणता। तीसरी शब्दावली है थर्मोक्लाइन, जिसके आगे लिखा है जल निकाय में गहराई व तापमान की प्रवणता। चौथा है निकेत, दो जीव समुदायों का साथ रहना। ठीक। तो इन चारों शब्दावलियों में कौन सा गलत है जोड़ा? तो पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता, पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को मापता है। हैलोक्लाइन यह जल निकाय में लवण प्रवणता को मापता है। थर्मोक्लाइन यह जल निकाय में गहराई व तापमान की प्रवणता को मापता है। और निकेत दो जीव समुदायों का साथ रहना ये नहीं हो सकता। दो जीव समुदाय एक साथ नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो उनमें संघर्ष होगा। निकेत एक जीव समुदाय का एक ही निकेत होता है, एक जीव समुदाय का जो निवास स्थान होता है जहाँ वो निवास करता है और उसकी जो कार्यकारी भूमिका होती है वही निकेत होता है। निकेत का मतलब एक जीव का निवास और उसकी कार्यकारी भूमिका, जिसमें वो अपना भोजन लेता है, अपना प्रजनन करता है। तो अगर दूसरा जीव समुदाय उसमें आता है तो वहाँ संघर्ष दोनों जीव समुदायों में होगा। तो इसलिए दो जीव समुदाय एक साथ नहीं रहेंगे, प्रत्येक जीव समुदाय का अपना एक निकेत होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला, जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध। दूसरा, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है जिसकी स्वयं की उत्पादकता है। तीसरा है यह एक खुला तंत्र है। चौथा, इसका आकार निश्चित होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जीव और वातावरण के बीच का पारस्परिक संबंध है। ठीक। यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है जिसकी स्वयं की उत्पादकता भी होती है। यहाँ हर प्रकार की
चीज़ों उत्पादित होती है जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती रहती हैं। यह एक खुला तंत्र है, इसमें आना जाना बिल्कुल संभव होता है। ऊर्जा का बाह्य क्षेत्र से इस क्षेत्र में आना, फिर इसका निवेश और बहिर्गमन दोनों होता है। ऊर्जा और पदार्थ दोनों का निवेश और बहिर्गमन पारिस्थितिकी तंत्र में खुला होता है। इसका आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे जैवमंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, अब उसमें मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर नदी क्षेत्र, महासागर, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र, घास का पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है इनका आकार निश्चित नहीं है, ये छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा महासागर जैसा बड़ा भी हो सकता है, तो आकार निश्चित नहीं होता इसका। अगला, किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में है क्या? जैव और अजैव दोनों मिलते हैं। तो जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें कोई जैव तत्व नहीं है। मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, कोई जैव तत्व नहीं है। अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, इसमें दोनों है। अजैविक पदार्थ और उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, ये जैविक पदार्थ। तो जैविक और अजैविक का संयोग यही पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी ग विकल्प सही है। फिर आप घ विकल्प को देखें तो यहाँ भी अजैव तत्व नहीं दिख रहा है। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी हैं, अजैव तत्व इसमें नहीं है, जबकि अजैव तत्व भी चाहिए। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? अब सही क्रम कौन सा है? जीव से जीवमंडल तक का सही क्रम, इसमें पहला है जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और भूदृश्य। दूसरा है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। तीसरा है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। चौथा है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें ये जो जैविक संगठन है, छोटे से बड़ा स्वरूप इनका कैसे बन रहा है? तो एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है, तो जनसंख्या से बड़ा समुदाय है, तो जनसंख्या के बाद समुदाय आना चाहिए। और कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, तो समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र आना चाहिए। और फिर उसके बाद एक निश्चित क्षेत्र या भूदृश्य होता है, जिसमें एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें ग विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को दिए गए कूट में चिन्हित कीजिए। कथन क्या है? कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। दूसरा है वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। तीसरा है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से कम होते हैं। चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अब इसमें जो पहला कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, ये सही है। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, 1935 में किया था। 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया था कि यह जैविक और अजैविक से मिलकर बनता है, खुला तंत्र होता है, ऊर्जा और पदार्थ का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है जो स्वयं उत्पादक है। दूसरा, वियोजक कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। दरअसल पारिस्थितिकी तंत्र में होता कौन है? जो जैविक पदार्थ है उसमें एक तो उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता है और अंत में वियोजक है, यानी विघटन करता है। तो जो जीवाणुवादी हैं ये विघटन करता है। तो ये करते क्या है कि एक कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है
उसको विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों में, जैसे फास्फोरस को अलग, पोटेशियम को अलग, नाइट्रोजन को अलग, जिससे कि उन चीज़ों को फिर प्रकृति ले लेती है। तो ये कार्बनिक को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से कम होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से कम होते हैं, ये गलत है। उत्पादक हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होगा। उत्पादक हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होगा। ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। वो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसमें गलत है तीसरा विकल्प, तो तीसरा को हटा दिया जाए तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, कुछ कारणवश यदि तितलियों की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है या हो सकते हैं। कुछ कारणवश यदि तितलियों की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है या हो सकते हैं। परिणाम क्या दिए गए हैं। पहला है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पंछियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। अब गुड से आंसर हम लोगों को तलाशना है। तो तितलियों की संख्या में अगर गिरावट होता है तो परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि तितलियां परागण का माध्यम होती हैं पौधों में। दूसरा है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तो तितलियां कवकों को खाती नहीं है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर तीसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पंछियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। कुछ जो बर्रे हैं, मकड़ियां हैं, पंछी हैं, ये तितलियों को अपना भोजन बनाती हैं, तो इनकी समष्टि में गिरावट हो सकता है, इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो 1 और 3 सही है इसमें। ठीक। अगला प्रश्न, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है। वह किसी जैव पदार्थ से अपना भोजन नहीं बनाता है। जैसे यहाँ स्थल पे पेड़ हैं, घासें हैं, ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो कि समुद्र में हैं और वो पेड़ों प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, किसी जीव से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो इसलिए वो प्राथमिक उत्पादक हुए। तो इसमें का विकल्प सही है। आगे अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है जिसे उत्पादक ग्रहण करता है वो है, इसमें 4 विकल्प जो दिए गए हैं, किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा, जितने भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं वही उत्पादक है। उत्पादक जो है वही पौधे हैं। वहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स हैं समुद्र में, तो वो भी सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड 2 प्रकार के पिरामिड है। एक तो ऊर्जा का पिरामिड और दूसरा जैव भार का पिरामिड। जैव भार, तो ऊर्जा का पिरामिड जब भी बनेगा, जो विकल्प दिए गए हैं सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों बन सकता है, ऊर्जा का पिरामिड नहीं बनता है। तो इसमें सदैव ये ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, क्योंकि ऊर्जा जो ट्रांसफर होगी, लिंडमैन का जो सिद्धांत है कि 10% एक से दूसरे में ऊर्जा ट्रांसफर होती है। प्राथमिक जो उत्पादक है उससे 10% प्राथमिक उपभोक्ता में, उससे 10% जो ऊर्जा है वो द्वितीय उपभोक्ता में। यानी यहाँ पर अगर उत्पादक है तो उत्पादक के पास अगर 100 है
तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास ये पहुंचेगा 10, फिर यहाँ से इसका 10% पहुंचेगा। तो इस तरह से यह ऊपर की तरफ जाएगा और ये पिरामिड ऐसा बनेगा। तो ये सदैव सीधा बनेगा। ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सदैव सीधा बनेगा। लेकिन वही जैव भार का पिरामिड जो है, जैव भार का स्थल पर यह सीधा बनेगा और समुद्र में जल में यह उल्टा बनेगा। जो जैव भार का पिरामिड है यह स्थल पर अन्य तंत्र में यह सीधा बनेगा और समुद्र में यह उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा। ये समुद्र में ऐसे बनेगा और स्थल पे ऐसे बनेगा। तो कहाँ का जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है? तो समुद्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो हर जगह सीधा बनेगा। ठीक, तो पारिस्थितिकी पर्यावरण से कुछ प्रश्न हम लोग किए, आगे फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा।